आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम कुछ ज़िक्र अज़कार करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ उर्दू के मारूज़ी मखसूस या सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम जिसे कह सकते हैं सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपके मतलब इंतखाब या आपके एडमिशन को यकीनी बनाएंगे। तो ये आज हमारा जो सेट सेकंड का और पार्ट जो है पार्ट 2 है, ठीक है। तो टोटल हम 50 क्वेश्चंस का इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई नए हैं तो वो समझ जाएं पैटर्न क्या है। तो एक सेट हमारा 50-50 क्वेश्चन का है, जिसमें को हम दो पार्ट में इसको हम बांट देते हैं, दो पार्ट में इसको हम बांट देते हैं। तो हम 25-25 का कर लेते हैं। तो पार्ट 2 का 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 25 आज हम करेंगे। तो इस तरह का हमारा 2 पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। 2 पार्ट देखिएगा, आपको एकदम कहिएगा कि मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मर्ज करके मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। जो बीएड आपके उर्दू ऑनर्स हैं या फिर जो जनरल के 10 नंबर क्वेश्चंस होंगे वो आपके दोनों कवर हो जाए। तो कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारा है सारे बीएड के परीक्षार्थी के लिए, प्लस जो बीएड के साथ साथ एमएड करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और डीएलएड के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उर्दू के क्वेश्चंस मौलाना आज़ाद के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी पूछा जा रहा है उन तमाम के लिए मखसूस है, और कह सकते हैं कि स्पेशली ये आपके जामिया, एमयू या दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एमए इन उर्दू होता है वहाँ भी ये सारे क्वेश्चंस इक्वल टू आपके वैल्यूएबल होंगे। जामिया हो गया, एमयू होगा, जेएनयू हो गया, तो इन तमाम जगहों पे भी इसे आप बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 23 पार्ट्स में प्रैक्टिस सेट बना दिया हूँ, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकेंगे। जैसा कि 50 क्वेश्चन जो आपके जनरल के होते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो एक तरह का सिलेक्टेड पिछले पेपर्स को एनालिसिस करके उन्हें देख करके ये बनाए गए हैं। तो इन्हें ज़रूर देखें आप, और अपने 50 नंबर में से आप 40 के आसपास मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप देखें, सिलेबस को समझें, पैटर्नाइज जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें समझें। तो उन्हीं तमाम बातों को जिक्र करके या मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चंस को सेट किया गया है, तो उन्हें देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मौलाना आज़ाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एजुकेशनल पर्पज़ से वो ज्वाइन है, तो वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सीटेट से रिलेटेड, नेट जेआरएफ के कॉन्टेंट मिल जाएंगे आपको, मानू से रिलेटेड या दीगर बीएड एमएड के इंट्रेंस जो है वो सब आप सारे कॉन्टेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के लाइक करके स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसका आंसर खुद करें। अगर खुद इसका आंसर करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप लोग आंसर कीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं कॉपी ले लें, एक बैठ जाएं, और जो सही है उस पर अपने अंदाज से सही का निशान लगाएं, जो गलत है उसको गलत का निशान लगाएंगे। ये कब करेंगे? जब मैं आंसर करूंगा उसके बाद ये उसका सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी प्रैक्टिस के तौर पे से करते रहिए। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट के तौर पे से हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट है हमारे मौलाना आज़ाद के लिए या दीगर यूनिवर्सिटी जहाँ उर्दू के क्वेश्चन बनते हैं। तो 26 नंबर देखते हैं। 26 में क्या कहा जा रहा है? 26 में कहा जा रहा है कि किस इलाके को मसूद हुसैन खान ने उर्दू का गहवारा कहा, यानी किस इलाके को मसूद हुसैन खान ने उर्दू का गहवारा बताया है। आपको ये बताना है पंजाब, दक्कन, नवाहे दिल्ली या सिंध। देखिए, उर्दू के हवाले से बहुत सारे कह सकते हैं कि उदबा जो हैं हमारे, ठीक है, साहित्यकार उर्दू के, उनके अलग अलग अपने विचार हैं, ओपिनियंस हैं, नज़रिया हैं। तो इसी में से एक मसूद हुसैन खान का क्या नज़रिया उर्दू के बारे में, इस सवाल को एक तरह और घुमा के बनाया जाता है। किस इलाके को मसूद हुसैन खान ने उर्दू का गहवारा बताया, या फिर ये बताया कि मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू कहाँ से निकली है। ये तरह सवाल बनता है। किसी तरह बनते अगर पूछा जाए कि मसूद हुसैन खान ने उर्दू के बारे में क्या कहा, या उर्दू के हवाले से उनकी क्या राय है, तो ये एक ही सारे सवालों का जवाब बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं 26 का। आप लोग भी इसके आंसर्स करने की कोशिश करें ताकि अंदाज़ा लगे कि आप लोग की भी तैयारी अच्छी चल रही है। 26 का यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। नवाहे दिल्ली जो है उनका कहना है कि मसूद हुसैन खान क्या कहते हैं कि उर्दू जो है नवाहे दिल्ली, नवाहे दिल्ली का मतलब क्या होता है? दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं वहाँ से, ठीक है, हरियाणवी ज़बान वगैरह को मिला करके एक तरह का उर्दू उन तमाम ज़बानों का एक तरह का मुश्तरका है, ठीक है, मिसलेनियस है। तो ये नवाहे दिल्ली बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, काफ़ी एकदम उर्दू का जान है ये जो ओपिनियंस होते हैं उर्दू के बारे में। चूँकि उर्दू लिटरेचर है, उर्दू के बारे, उर्दू लैंग्वेज के बारे में ओपिनियंस है, तो इन्हें तो आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो नवाहे दिल्ली बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। तामिल
कन्नड़ी, गोंडवी और तेलुगु का ताल्लुक़ किस ख़ानदानुस सेना से है। इसका मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि ये तमिल बोला जाता है, कन्नड़ी, ठीक है, या गोंडवी या तेलुगु, ये भाषा जो बोला जाता है इसका माखज़ या इसका जो वर्जिनिटी है कहाँ से मिलता है, ठीक है, इसका संबंध या इसका जो वर्जिनिटी है कहाँ से आया है, इसका ताल्लुक़ कहाँ है, इसकी असलियत क्या है, द्राविड़ी है, मलाया है, हिंद आर्याई या हिंद यूरोपी। तो क्या होगा, कहाँ से इसको माना जाता है, किसका, इसका ख़ानदान क्या है, यानी इसका जो वर्जिनिटी क्या कह लीजिए कि क्या है। 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 27 का करेक्ट ऑप्शन आप लोग इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिल, कन्नड़ी, गोंडवी और तेलुगु का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, वो आपका द्राविड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। जमालियाती तनक़ीद में कौन सी क़द्र नाक़िद के पेश नज़र रहती है। जमालियाती तनक़ीद में कौन सी क़द्र नाक़िद के पेश नज़र रहती है। पहले तो आप थोड़ा सवाल समझें, इसलिए थोड़ा सा पेचीदा उर्दू कर दिया इसमें, ठीक है। जमालियाती तनक़ीद, जमालियाती तनक़ीद का मतलब क्या होता है कि जमालियाती कहते हैं खूबसूरती को, ठीक है, तनक़ीद कहते हैं आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, एक तरह का तनक़ीद करना, तंज़ करना, ये कहते हैं तनक़ीद को। तो जमालियाती तनक़ीद में कौन सी क़द्र नाक़िद के पेश नज़र रहती है, यानी जब कोई इंसान जमालियाती तनक़ीद करता है तो तनक़ीद करने वाला है वो किन बातों को ज़्यादा ध्यान देता है। जिस तरह होता है ना कि एक राइटर होता है तो जब कोई मतलब स्टोरी राइटर होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो वो स्टोरी लिख रहा है उसमें क्लाइमेक्स हो, पढ़ने वाले को समझ में आए, लास्ट में जाके उसका एंडिंग भी अच्छा हो, यानी हैप्पी एंडिंग स्टोरी होना चाहिए। तो उसका एक मकसद होता है, ठीक है, जो स्टोरी राइटर होता है। इसी तरह जमालियाती तनक़ीद जो लिखता है तो तनक़ीद निगार जो होता है, नाक़िद होता है, उसका मतलब लिखने का पर्पज़ क्या होता है और किन पॉइंट्स पे वो ध्यान देता है। ऑप्शन यहाँ हकीकत निगारी, सियासी शऊर की अक्कासी, ठीक है, हुस्न फ़नकारी की तहसीन, अखलाक़ियात। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जमालियाती तनक़ीद में कौन सी क़द्र नाक़िद के पेश नज़र है। देखिए कभी कभी कहा जाता है कि सवाल का जवाब एक दोस्त मुझे नहीं पता कि आप वो देख रहे हैं कि नहीं, बोले थे कि सर एक वीडियो बनाएं कि मतलब क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से हल किया जाए या क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या तरीका अपनाया जाए कि क्वेश्चन ज़्यादा सही हो। तो मुझे अगर वो देख रहे हैं तो समझ लेंगे वो भी। इसका देखिए बिल्कुल यहाँ पे जब मैं बता दिया हूँ जमालियाती खूबसूरती को कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको खूबसूरती का लफ्ज़ या माना उससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो जमालियात हुस्न के माने में होता है, तो यहाँ से आप वैसे भी आंसर लगा सकते थे, ठीक है। हुस्न फ़नकारी की तहसीन, यानी हुस्न फ़नकारी एक तरह के उसके अंदर एक तरह का खूबसूरती पैदा जो की जाती है, यानी खूबसूरत बातों को मद्देनज़र रखते हुए जमालियाती तनक़ीद का जो नाक़िद होता है वो लिखता है। तो हुस्न से भी, चूँकि मैं पहले ही खूबसूरती के माने में बता दिया हूँ, तो हुस्न जो है, हुस्न और तहसीन खूबसूरती के माने में आते हैं, तो इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं। तो सवाल पढ़ते वक्त कभी कभी हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जो सवाल है, अदरवाइज़ कितने लोगों को तो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया होगा, कितने लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो समझ लिए होंगे और यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़ लिए होंगे वो आंसर सही कर देंगे, जो नहीं समझ पाएंगे तो उनके लिए दुश्वारी होगी। तो कोशिश करें पहले सवाल को समझने की, सवाल में कहा क्या जा रहा, उसमें से अगर कीवर्ड कुछ मिल रहा है आपको तो उसके जानिब आप चले जाइए, ठीक है। तो जमालियात है, जब खूबसूरती है तो खूबसूरती ही के हवाले से बात होगी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और छोटा सा ट्रिक भी आपको मिल गया यहाँ पे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मतला किसे कहते हैं। ये मतलब इतना अच्छा मुझे सेट ये लगा कि मानू हमको लगता है कि मानू यहीं से उठा देता है आपके क्वेश्चंस पूरे, ठीक है। 50 मतलब एकदम सब कुछ इसमें शामिल कर दिया। एक क्वेश्चन पेपर में जो होना चाहिए आपका अदब का पोषण होना चाहिए, कवाइद होना चाहिए, ठीक है, और बलागत की किस्में होनी चाहिए, बलागत के हवाले से होनी चाहिए, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को इस सेट में शामिल किया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा और आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। आपकी मतलब फ़रहत व शादमानी अच्छे आप मतलब क्या कहते हैं, एक तरह का एक्सप्रेशन आपसे दिखेगा, ठीक है। 29 देखते हैं, मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर, गज़ल का दूसरा शेर, गज़ल का सबसे अच्छा शेर, गज़ल का सबसे ख़राब शेर, ठीक है। तो क्या होगा 29 का
29 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे एक छोटा सा हम कीवर्ड समझेंगे जो कि माना पे है। जिनको उर्दू पे कमांड है वो समझ लेंगे, या कुछ लोग समझ चुके हैं, या जो लोग नहीं समझे हैं वो आज समझ जाएंगे। तो पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं पहले 29 का जो मतला है, मतला के माने होता है तुलू होने की जगह, ठीक है, तुलू होने की जगह। तो हम कोई सा भी शेर लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, तो एक तरह का जब यहाँ हम समझ लें कि मतला के माने तुलू होना या किसी काम को शुरू करना, तो अगर गज़ल लिख रहे हैं तो हम जो गज़ल लिख रहे हैं तो पहला शेर तो लिखेंगे, तब तो दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो हमेशा क्या होगा, शुरुआती जो पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, उसे हम कहते हैं। तो मतला कहते हैं उगने की जगह को, शुरुआती जगह को। तो गज़ल का पहला शेर ही तो शुरुआती मतलब शेर होगा, या शुरुआती जगह होगी, या शुरुआती काम होगा। तो गज़ल का पहला शेर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। मैं कहीं नहीं ले गया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ यहाँ कीवर्ड को आपको पकड़ा दिया। जो कीवर्ड पकड़ ले रहे हैं ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। मतला और मक्ता को भी मैं समझा दूंगा, चूँकि एग्जाम्पल के साथ दूंगा तो फिर भूलेंगे ही नहीं। मतला, मक्ता, हुस्न मतला, ठीक है, कताबंद, ये ऐसे समझाऊंगा कि इंशाल्लाह भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो मैं उसे भी जिक्र करूंगा। तो कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें, काफ़ी फ़ायदा होगा। कीवर्ड्स मिल जाएंगे ऐसे कि आप उस क्वेश्चन को गलत करेंगे नहीं। तो आई होप कि कोई गलत नहीं करेगा। मतला के माने उगने की जगह, तो गज़ल का पहला शेर होगा, तो वहीं से तो हम स्टार्ट करते हैं, इस वजह से हमारा हो जाएगा। गज़ल का दूसरे शेर है ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको हुस्न मतला कहते हैं, और ये अलग अलग है। बहरहाल यहाँ आंसर देख के हम आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखते हैं। 30 में कहा जा रहा मक्ता किसे कहते हैं। वीडियो लंबा होगा बट आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि डिफ़ाइन करके चलना अच्छा है। एक क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा टाइम देके समझ ले रहे हैं तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं कॉन्सेप्चुअलाइज़ कर रहे हैं, तो आपको रट्टाफिकेशन से काम नहीं आने वाला। भूल जाते हैं बच्चे, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दिमाग और नहीं काम करता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप एकदम कॉन्फिडेंस से आंसर सही करके आएँगे। तो मक्ता देखिए, मक्ता आ भी गया। गज़ल का सबसे अच्छा शेर, गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का वो शेर जिसमें शायर का तखल्लुस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा। अब मक्ता को पहले हम समझ लेते हैं। मक्ता कहते हैं ऐसी मतलब एकदम ख़त्म वाली जगह को, ठीक है। मक्ता कहते हैं ख़त्म। मान लीजिए बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, यहाँ पे जगह भी नहीं है, ये सॉरी, इसको मैं नहीं बताऊँगा क्या है। ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल के बीच का एरिया पूरा है, ठीक है, ट्रायंगल के बीच का एरिया है। लेकिन हम कोई चीज़ यहाँ पे अगर कॉर्नर पे ला रहे हैं, कॉर्नर पे ना, तो ये क्या हो रहा है कि इसके बाद ये ट्रायंगल के इनसाइड एरिया जो है, इंटीरियर शेप जो है, ये आई थिंक कि उर्दू वालों को ना समझ में आएगा, जो उर्दू से उनको दुश्वारी होगी। मैं क्या समझाऊँ फिर आप लोगों को। हाशिया समझते हैं, हाशिया, किताब का जो हाशिया होता है, हमारा मार्जिन, ठीक है। तो हम लिखते लिखते यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से आते आते, यहाँ से आते आते हमारा यहाँ पे एंड हो गया, ये एंड हो गया हाशिया, ठीक है। लास्ट में आए तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक तरह मक्ता हुआ, यानी एकदम ख़त्म हो गया, कट जाना, ठीक है। तो ये मक्ता हो गया। ये उनके लिए है, प्लीज़ जो नहीं समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं प्लीज़ पेशेंस थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। तो मक्ता के माने होता है जहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो गज़ल एक इनिशियल पॉइंट होता है, यानी शुरुआती होता है, और एक आखिरी होता है। तो आखिरी को हम कहेंगे। तो देखते हैं आखिरी का माना कहाँ पाया जा रहा है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर, ठीक है, इसको बैतुल गज़ल बोलते हैं, ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर, ठीक है, गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का वो शेर जिसमें शायर का तखल्लुस होता है। तो क्या होगा यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर, 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। जी बिल्कुल, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि गज़ल में जो शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो कहाँ इस्तेमाल करता है। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर का तखल्लुस होता है, ठीक है। तो तखल्लुस जो इस्तेमाल करता है शायर वो लास्ट में अमूमन होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। और अगर ये नहीं होता तो गज़ल का आखिरी शेर हम मान सकते थे, ठीक है। कुछ लोगों का जहन जा रहा होगा, लेकिन अगर ये नहीं होता, ज़्यादा प्रीफ्रेंस या अच्छा है ऑप्शन, हमेशा अच्छे को चुनना चाहिए। अदरवाइज़ तारीफ़ के मुताबिक ये भी सही आपका हो जा रहा है कि गज़ल का आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे गज़ल का आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कहा जा रहा है कि गुरेज़ किस सिन्फ़ का जुज़ है। आपके ऑप्शन हैं गज़ल है, मसनवी है, मरतिया, कसीदा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट, चूँकि ग्रामर का पोर्शन है और ग्रामर आप मेरा देखना चाहते हैं, तो मैं सॉल्व किया हूँ। मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे, उर्दू अनुवादक की प्रिपरेशन करवा रहा था, तो मैं उसमें
सब्जेक्टिव ग्रामर करवा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो प्रीवियस वीडियो जितने हैं उसे आप देखें तो आपके ग्रामर के बहुत सारे पोर्शन सॉल्व हो जाएंगे। चूँकि उर्दू अनुवादक की वजह प्रिपरेशन करवा रहा था तो वहाँ पे मैं इसको पढ़ाया था, तो वो ग्रामर वही है, ऐसा नहीं कि उर्दू अनुवादक के नाम से है तो मानू में नहीं आएगा, या मानू का है तो उर्दू अनुवादक का नहीं, कहीं का कहीं भी आ सकता है, लैंग्वेज किसी का नहीं होता, ठीक है। तो गुरेज किसका है बता दूँ डायरेक्ट, ये आपका जो हो जाएगा कसीदे का जुज़ है, ठीक है। 31 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो कसीदा, उसकी अज्जा 4 है, तशबीब, गुरेज, मद है, दुआ, ठीक है। ये 4 है। आप देख लीजिए अगर पूछ लेगा डायरेक्ट कि कसीदे के कितने अज्जाए तरकीबी हैं तो 4 हैं। और क्या नाम है, तशबीब, गुरेज, मद है, दुआ। तो कभी कभी पूछ लेगा गुरेज क्या है, तशबीब किसका जुज़ है, मध किसका जुज़ है, ठीक है। तशबीब किसका, गुरेज किसका, मध दो किसका, आम किसका। तो कुछ भी पूछे अगर आपको पता है कि तशबीब, गुरेज, मध, दुआ ये आपके कितने किसके हैं, कसीदे के, तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे कि ये सारे के सारे आपके कसीदे के हैं। तो कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया। जिनको नहीं आया वो लिख लें प्लीज़ कि कसीदे के अज्जाए तरकीबी बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो 4 हैं, तशबीब, गुरेज, मद, दुआ। तो अगर लिखूंगा तो और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग लिख लीजिए या बाद में फिर इसको रिपीट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। मंटू की कहानी का नाम है, मंटू की कहानी का नाम है कालू भंगी, छुई मुई, टोबा टेक सिंह, आनंदी। तो क्या है मंटू की कहानी का नाम क्या है? अगर पता है तो आप लोग कॉपी में जिस तरह के आप लोग आंसर आई होप कि कर रहे होंगे अपने मुताबिक, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। 32 का क्या होगा, मंटू के कहानी का नाम क्या है? बिल्कुल मंटू के कहानी का जो नाम है वो आपका टोबा टेक सिंह, ठीक है। तो टोबा टेक सिंह यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। मंटू के कहानी का नाम है टोबा टेक सिंह। 33 नंबर देखते हैं। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम की तख्लीक है, ठीक है। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम किसकी तख्लीक है, यानी मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम के राइटर, मुसन्निफ या लेखक कौन है आपको बताना है। तो 33 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हाली, शिबली, आज़ाद, इकबाल। नाम थोड़ा सा एकदम टेक्निकल लगता है तो आप लोग का दिमाग कहीं ऐसा ना हो कि अल्लामा इकबाल पे चला जाए, इसी वजह से मैं निकाल दे रहा हूँ इसे, ठीक है। चलिए 3 में से बताइए। चलिए आज़ाद को भी निकाल दिया, आप बताइए। चलिए आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे, तो बचा डायरेक्ट एक ही। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम के राइटर हैं, तख्लीक कार हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। नाम पूरा याद रखें आप लोग। 34 नंबर देखते हैं। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं हाली और आज़ाद, इकबाल या जोश। तो क्या होगा 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शायर इनकलाब। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर दूं आप लोगों के, शायर इनकलाब और शायर मशरिक़, ठीक है। ये अब दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि कन्फ्यूज़न ना हो। शायर इनकलाब है एक, और एक शायर मशरिक़। हम दोनों को समझेंगे कि ये दोनों जो अलक़ाब हैं, ठीक है, टाइटल्स हैं, किन्हें दिया गया है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप लोग आंसर कर लीजिए। तो आंसर इसका देख लेते हैं। शायर इनकलाब जो कहा जाता है 34 का बिल्कुल आपका एकदम जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शायर मशरिक़ के नाम से अल्लामा इकबाल को जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये यहाँ पे जो पूछा जा रहा है शायर इनकलाब जोश, और शायर मशरिक़ कहीं भी आए तो आपका वो मशरिक़ से जोड़ देना एक दिशा है, तो जोड़ देना कि दिशा के हवाले से पूछा जाए तो आपका इकबाल, चूँकि कन्फ्यूज़न पैदा होता है यहाँ पे, ठीक है। और जोश, चूँकि इनकलाब एक तरह का जोश का नाम है, इनकलाब जोश, रिवोल्यूशन, तो जोश को जोश से जोड़ दीजिए और मशरिक़ को डायरेक्शन के अल्लामा इकबाल को जोड़ दीजिए। कुछ थोड़ा सा जहन में इंशाल्लाह ये आपको बरकरार रहेगा। 35 नंबर देखते हैं। 35 में कहा जा रहा है उस नावल का नाम जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है, ठीक है। उस नावल का नाम तक़सीम हिंद, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया के हवाले से एक बुक लिखी गई थी, वो क्या है? आंगन है, टेढ़ी लकीर है, शिकस्त है, मैदान अमल। तो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ जो बुक है बताइए कौन सी बुक है जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है? 35 का राइट क्या होगा? कौन सी ऐसी बुक है जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है? आंगन, टेढ़ी लकीर, शिकस्त, मैदान अमल। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल आंगन जो है ये आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा कि तक़सीम हिंद से मुतालिक है ये बुक आपकी आंगन जो है, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा तारीख़ देख के चलना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 36 में कहा जा रहा है कि अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी। यहाँ से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जा रहा है, मोस्टली यही पूछा जाता है, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी तारीख़ क्या है, मतलब सन कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैं वहाँ पे उर्दू के नंबर के बारे में आप लोग को तनकीद किया, मैं वहाँ पे आपको बताया था कि आप लोग उर्दू के नंबर्स याद कर लीजिए प्लीज़। आपको 1, 2 नंबर 4 नंबर आपको मिल सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो डेट ऑफ बर्थ हो गया, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, ठीक है, या किसी चीज़ की स्थापना के मुतालिक, तो वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो उर्दू ही के होंगे। तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, नंबर्स को आपको ख़ुद सही फाइंड आउट करना है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आप ताकि पता करें। अगर आपको पता है उर्दू इंग्लिश में तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हिसाब से ईमानदारी से आप लोग देखिए और इसमें थोड़ा सा सुधार पैदा करने की कोशिश कीजिए। नंबर देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बेहतर होगा। तो देख लेते हैं 36 का जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा। 36 का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका 1936, ठीक है, 1936। तो यहाँ पे इस तरह का आपको बता दें, ऐसा लिखते हैं तो 1936 उनके लिए जो उर्दू नंबर से थोड़ा नावाकिफ़ हैं वो थोड़ा काम करें प्लीज़ इस पे, ठीक है, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके वो भी एग्ज़ाम हॉल में। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी। अध्यक्षता, सदारत कैसे कहते हैं, अध्यक्षता, प्रेजाइड, जिसका अंग्रेज़ी में प्रेजाइड कहते हैं और उर्दू में सदारत कहते हैं और हिंदी में अध्यक्षता। किसके अध्यक्षता में तरक्की पसंद तहरीक की पहली गठन हुई थी, हिंदी में आप लोग समझ लें। अब देखिए, प्रेमचंद, कृष्णचंद, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद। तो क्या होगा 27 का करेक्ट आंसर। 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ये आप लोग को बताना है। चूँकि यहाँ पे जो अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो यहाँ पे 1936 में, तो उसकी सदारत किसने की थी ये आपको बताना है। 37 में ऑप्शन जो मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रेमचंद का ऑप्शन, यानी ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 में क्या कहा जा रहा है। 38 में कहा जा रहा है कृष्णचंद के अन्नदाता का मौजू क्या है। कृष्णचंद के अन्नदाता का मौजू क्या है। कृष्णचंद की एक तसनीफ़ है अन्नदाता, तो उसका मौजू कह सकते हैं, टॉपिक क्या है, उसका विषय क्या है, किस पे वो किताब लिखी गई है। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, कहते बंगाल, इनकलाब फ़्रांस। तो क्या टॉपिक है उसका ये आपको बताना है। देख लीजिए, फिर पढ़ दे रहा हूँ ऑप्शन। पहली जंग अज़ीम, फर्स्ट वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम, सेकेंड वर्ल्ड वार, कहते बंगाल, ठीक है। कहते बंगाल का मतलब है कहत कहते हैं ड्रॉट को, सूखा पड़ जाना, ठीक है, ड्रॉट ऑफ बंगाल, ठीक है, ड्रॉट ऑफ बंगाल या बंगाल का सूखा कह सकते हैं उसको। इनकलाब फ्रांस, रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। तो क्या है इसे, ऐसा मतलब कभी कभी होता है कि ये हिस्ट्री में चला जाता है फिर उठ के उर्दू में आ जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ से कुछ ना कुछ उर्दू के काम हुए हैं, उर्दू का फ़रोग़, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, जिसकी वजह से ये पूछे जाते हैं। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल कृष्णचंद के जो अन्नदाता का मौजू है वो कहते बंगाल है, ठीक है। अन्नदाता का जो टॉपिक है वो कहते बंगाल है। बंगाल के एक तरह का ड्रॉट जो पड़ गया था, सूखा पड़ गया था वहाँ पे, उस के दास्तान को या उस वाक़े को वहाँ पे बयान किया गया है अन्नदाता में, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसको, कहते बंगाल यहाँ पे सही हो जाएगा। जो लोग अपना खुद इवैल्यूएशन कर रहे हैं प्लीज़ वो कॉपी में लिखें और लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ 25 उनके खुद कितने सही हुए, ताकि पता चले कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं, या फिर कुछ और आपको गाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 39 नंबर देखते हैं। आतिश का नाम है, आतिश का नाम है, ठीक है। शेख कलंदर बख्श, इमाम बख्श, ख्वाजा हैदर अली, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, ठीक है। तो आतिश का नाम है, इसका मतलब आतिश किसका नाम है, यानी किस शायर का, मतलब आतिश एक तरह का तखल्लुस है। तो ये किसका तखल्लुस है, जिसका तखल्लुस आतिश है उनका पूरा नाम क्या है। कई तरीके से सवाल बन सकता है। तो डायरेक्ट आतिश का नाम क्या है। शेख कलंदर बख्श, ठीक है, इमाम बख्श,
ख्वाजा हैदर अली, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ख्वाजा हैदर अली आतिश यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ख्वाजा हैदर अली आतिश, तो आतिश उनका तखल्लुस है, तखल्लुस वो लिखते हैं, तो ख्वाजा हैदर अली इनका पूरा नाम है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 में कहा जा रहा है फसाने आज़ाद किसने लिखी? फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? कह सकते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आज़ाद बिलगिरामी, शरर या सरशार। तो फसाने आज़ाद किसने लिखी? फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है? 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 40 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शंस आपके मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आज़ाद बिलगिरामी, शरर, सरशार। तो बताएं क्या है? आप लोग का जहन अगर मोहम्मद हुसैन आज़ाद पे जा रहा है तो मैं इसे काट दे रहा हूँ। अब आप एलिमिनेट कीजिए, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सरशार बिल्कुल सही हो जाएगा। काटने का मेरा मेन मकसद यही होता है कि आपका अगर जहन यहाँ जा रहा है तो आप इसे, मैं पहले बता दूं कि आप इसे दिमाग से निकाल दीजिए नहीं, अब इसमें आप सोचिए। तो इसमें आपका जहन कहाँ तक काम करता है और आप क्या सही कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो सरशार यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे ही आपको भी करना है एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक की बात सुनिएगा, जब आपको पता चल जाए कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं तो डायरेक्ट काट दीजिए, और ये भी पता चल जाए कि आज़ाद बिलगिरामी का नहीं तो इसे भी काट दीजिए, तो बचेगा 2। तो कन्फ्यूज़न के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो जो आपको लग जाए कि ये नहीं है तो उसे आप काट दीजिए। जिस तरह की मैं पहले यहाँ पे एक इंडिकेट देने के लिए काट दिया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद को हम निकाल दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जदीद उर्दू तनक़ीद का आगाज़ किस किताब से हुआ? जदीद उर्दू तनक़ीद का आगाज़ किस किताब से हुआ? तो बताइए, पहले मतलब समझ लीजिए। थोड़ा सा उर्दू भी थोड़ा दुश्वार कभी कभी हो जाता है, जो उर्दू बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नहीं है। जदीद उर्दू तनक़ीद का आगाज़, मॉडर्न उर्दू जो क्रिटिकल व्यूज़ है, मॉडर्न जो मतलब आधुनिक उर्दू का जो आलोचना है, जो जदीद दौर में उर्दू पे जो आलोचना होना शुरू हो गया वो किस किताब से होना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। आब हयात, मुक़द्दमा शेर व शायरी, मुआज़ना अनीस व दबीर, रूह तनक़ीद। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस जदीद उर्दू तनक़ीद का आगाज़ किस किताब से हुआ? आपको बताना है कि 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक़द्दमा शेर व शायरी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा मुक़द्दमा शेर व शायरी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कलीमुद्दीन अहमद की किताब का नाम है, कलीमुद्दीन अहमद की किताब का नाम है क्या है? ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं। कलीमुद्दीन अहमद की किताब के नाम के जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। रूह तनक़ीद, तनक़ीद क्या है? उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा। जिनको नहीं दिख रहा प्लीज़ एक मरतबा सुन लें वो आराम से। पहला जो है रूह तनक़ीद, दूसरा तनक़ीद क्या है, तीसरा उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, चौथा जो है उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यानी 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद की जो किताब है वो उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, ठीक है, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र के नाम से उनकी किताब है। तो ये ऑप्शन 3 है। आई होप कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बबलिंग दिख रहा है, ठीक है, ये पेज, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ देंगे आराम से, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शंस आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 43 का देखते हैं। मंदरजा झेल मुसन्निफ़ीन में से किसका ताल्लुक़ कदीम दिल्ली कॉलेज से था? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अस्मा है, शोरा है, उदबा कह सकते हैं, इन्हें लिटरेचर के एक्सपर्टीज़ हैं सब। तो इनमें से किसका ताल्लुक़ कदीम दिल्ली कॉलेज से था? ओल्ड दिल्ली कॉलेज से किसका ताल्लुक़ है, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हैदर बख्श हैदरी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मास्टर रामचंद्र, मास्टर तारा चंद। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप लोग आंसर अपने हिसाब से कीजिए इसको, और जो देख रहे हैं वो कमेंट में भी डाल सकते हैं। तो चलिए 43 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे मास्टर रामचंद्र जो है ये कदीम दिल्ली कॉलेज के सबसे मतलब कह सकते हैं मुसन्निफ़ीन में से इनका शुमार होता है, ठीक है। तो कदीम दिल्ली कॉलेज के मुसन्निफ़ीन में इनका शुमार होता है। तो मास्टर रामचंद्र यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर। 44 में कहा जा रहा असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? असबाब
बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान, बहादुर शाह ज़फ़र, इमाम बख्श सहबाई, ज़काउल्लाह। तो 44 का सही जवाब क्या होगा? आई होप कि सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। और मॉडर्न टाइप की ये बुक है, आधुनिक काल की ये पुस्तक है, ठीक है। तो बताइए ये मतलब दौरे जदीद की यह तसनीफ़ है, ठीक है, दौर जदीद की तसनीफ़ है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बताइए डायरेक्ट आंसर क्या होगा? असबाब बगावत हिंद। सभी लोग इंशाल्लाह इसका सही जवाब करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की ये तसनीफ़ है, सर सैयद अहमद ख़ान की ये तसनीफ़ है। और असबाब बगावत हिंद यानी हिंदुस्तान में जो एक तरह का बगावत हुई, रिवोल्ट हुआ, उसके रीज़न्स क्या थे उसे इसमें ज़िक्र किया गया है, ठीक है। तो एक तरह का मॉडर्न टाइप की ये बुक मानी जाती है। जो सिचुएशंस हो रहे थे अंग्रेज़ के ज़माने में, उन तमाम चीज़ों को मेंशन करके इसमें ज़िक्र किया गया है। बुक से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं असबाब बगावत हिंद, हिंदुस्तान में जो बगावत या कह सकते हैं कि जंगें हुई हैं, उन तमाम की वजूहात, रीज़न्स को इसमें मेंशन किया गया है। 45 नंबर देखते हैं, शेरुल आजम का मौजू क्या है? शेरुल आजम का मौजू क्या है? उर्दू शायरी, फ़ारसी शायरी, अरबी शायरी, तुर्की शायरी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शेरुल आजम का मौजू क्या है, यानी उसके लिखने का मेन मौजू जो विषय है वो क्या है? 45 का यहाँ पे ऑप्शंस देख के आप लोग आंसर कर सकते हैं कि 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 45 का करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो आपका, आप लोग खुद पहले एक मरतबा इसको इवेलुएट कर लीजिए। तो 45 का देख लेते हैं, करेक्ट जो हो जाएगा बिल्कुल 2 यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी फ़ारसी शायरी, जो शेरुल आजम का मौजू क्या? फ़ारसी शायरी। कुछ लोग का जहन अरबी के जानिब जाएगा, ऐसा नहीं है, चूँकि शेरुल आजम एक तरह का अरबी का लफ्ज़ लग रहा है, तो आप लोग का जहन अरबी के जानिब जाने के इम्कानात ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावना है। लेकिन आप यहाँ मत ले जाएँ फ़ारसी, पर्सियन, ठीक है, पोइट्री में आ जाइए आप। तो फ़ारसी शायरी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, 46 में क्या कहा जा रहा है कि, और एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए एक बार, कि जो लोग नहीं आए या जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं, मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ग्रुप मानू के प्रिपरेशन के पर्पज़ से बनाया गया है, वहाँ शेयर करें, ताकि वो लोग भी आप आएंगे तो एक तरह का इंटरेक्टिव माहौल होगा और आप लोग अच्छे से एक दूसरे से मतलब आइडियाज़ को शेयर करके, अपने आइडियाज़ को ले करके, दे करके प्रिपरेशन का माहौल बना के तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू गिव द नॉलेज टू अदर बडी, देन अदर बडी गिव यू इट्स एक्सचेंज टू यू। अगर आप किसी को नॉलेज ज्ञान देंगे तो वो आपको भी उसका कुछ ना कुछ बदल देगा, जो कि नॉलेज के शक्ल में होगा या किसी और पॉजिटिव थिंकिंग वे में होगा। तो अगर किसी को आप कुछ दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा एट एनी हाउ होना ही है। तो इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। तो शेरुल आजम का मौजू हो गया। 46 नंबर देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? फोर्ट विलियम कॉलेज, फिर मैं कहूँगा फोर्ट विलियम कॉलेज की किताब के बारे में पूछा जाता है, वहाँ के मतलब कदीम मुसन्निफ़ीन के बारे में पूछा जाता है, उसके क़याम के बारे में पूछा जाता है, और ये आपका हिस्ट्री में भी बन जाता है, ठीक है। हिस्ट्री मीन्स हम कह सकते हैं जीके के जो 10 क्वेश्चन है, या फिर जो जिनका ऑनर्स जो SST से BEd करना चाहते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्टर को टच करते हुए चलता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, फिर आप देख सकते हैं नंबर आपको पता करना है कि क्या क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्ट तभी आप सही कर पाएंगे जबकि आप सही उर्दू के नंबर्स को आप पहचान पाएंगे। उर्दू डिजिट के नंबर्स जो हैं उसे आप पहचानेंगे तभी सही कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका 46 का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बिल्कुल ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है? 1800। आई होप कि सभी लोग को पता होगा और उन्हें भी पता होगा जिनको उर्दू नंबर्स में दिक्कत है, तो लेकिन वो थोड़ा सुधार लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह एक तरह का सुधार पैदा होगा, अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा उनका। 47 नंबर देखते हैं, यादगार गालिब की तसनीफ़ है। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, यादगार गालिब एक तसनीफ़ है, ये किसकी है, इसके राइटर कौन है आपको बताना है। हाली, शिबली, आज़ाद, शरर। तो यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है ये अगर आपको पता है तो बताएं, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? हाली, शिबली, आज़ाद या शरर। तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये तसनीफ़ है यादगार गालिब। गालिब के मतलब हयात से मुताल्लिक़ कह सकते हैं इसको हम, तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि एक लड़का किसकी नज़्म है? एक लड़का किसकी नज़्म है? एक नज़्म है एक लड़का के नाम से, वो किसकी है वो आपको बताना है। मुईन अहसन जज़बी, कैफ़ी आज़मी या फिर हिजाज़ लखनवी, अख्तरुल ईमान। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? एक लड़का, एक नज़्म है
ये किसकी नज़्म है आपको बताना है। तो 48 का सही जवाब क्या होगा? 48 का सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल अख्तरुल ईमान जो है सही हो जाएगा कि ये अख्तरुल ईमान का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और ये लास्ट होगा आज का। और प्रीवियस पेपर्स को भी आप देखें, सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर डायरेक्टली आप जाकर प्ले लिस्ट पे जाकर के वहाँ पे 2 फाइल आपको वहाँ पे देखनी है। एक है बीएड मानू बीएड एमएड डीएलएड 2020 करके, वहाँ पे भी उर्दू से रिलेटेड या मानू के बीएड से रिलेटेड कंटेंट पूरा मिल जाएगा, उस पूरे फाइल को देख लीजिए। और फिर दूसरा है उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, उसमें भी जितने क्वेश्चंस हैं सिवाय कुछ को जो उर्दू अनुवादक के नाम से हैं उसको छोड़ कर सारे को देखें, आपको फ़ायदा होगा। और एग्ज़ाम हॉल में अपियर होने से पहले प्लीज़ सारे को देख के जाएंगे तो काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस टकराएंगे, अदरवाइज़ आपको अफसोस होगा, वापस होके आएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन अगर मिलेगा तो। ठीक है, लास्ट सेकंड देखते हैं। मुआज़ना अनीसो दबीर किसने लिखी है? मुआज़ना अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ कह सकते हैं? मसूद हसन रज़वी, अल्लामा शिबली, अब्दुलसलाम कुदवाई, मौलवी अब्दुल हक। क्या होगा 49 का करेक्ट ऑप्शन? 49 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो 49 का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल जो आपका है 49 में ऑप्शन 4 यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, मुआज़ना अनीसो दबीर या जो है ये मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और इसके बाद फिर हम थर्ड सेट लेकर आएंगे। तो ज़रूर कंटिन्यू बने रहने के लिए काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि सर ये सेट हमें बहुत फ़ायदा कर रहा, और मैं उनको PDF भी ये प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूँ। और या तो लास्ट में जब पूरे, चूँकि हम ये 300 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 300 प्लस ये चलेगा। उसके अलावा फिर मैं दूसरा सीरीज़ लाऊंगा जिसमें 50, 60, 70, 80 के सीरीज़ से वो चलेंगे। तो हम उर्दू की तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे, उर्दू SST और दीगर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, या जितने भी वीडियोज़ हम बनाए हैं उसको मतलब ईमानदारी से बनाए हैं और उसमें हम अच्छा काम करने की कोशिश की है, काफ़ी मेहनत करके लाए हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपडेट रहेंगे तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा, इसका जो भी वीडियो आएगा उसका लाभ आपको मिलेगा। चलिए मुआज़ना अनीसो दबीर को हम देख लिए 4, मौलवी अब्दुल हक। लास्ट 50 देखते हैं। लाजोंती किसका अफसाना है? लाजोंती एक अफसाना है। ये देखिए सवाल कभी कभी कैसे, क्या लाजोंती किसका अफसाना है, यानी लाजोंती के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है, एक तो सवाल ऐसे बन सकता है कि लाजोंती किसकी तसनीफ़ है, दूसरा है लाजोंती क्या है, अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, क्या है? तो यहाँ से डायरेक्ट एक सवाल का आपको क्लियर हो गया कि लाजोंती जो है वो अफसाना ही है। अब यहाँ पे फंसा कि लाजोंती किसकी तसनीफ़ है, ये आपको आंसर करना है। तो ये कभी कभी ट्रिक लगा के आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इस तरह के अगर 2 सवाल बन जाए कि लाजोंती किसकी तसनीफ़ है, तो चलिए ठीक है आंसर करना है। लेकिन आपको कहीं पता चला कि लाजोंती किसका अफसाना है, फिर पूछा जा रहा है कि लाजोंती क्या है, अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, क्या है, तो आप पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन पे नज़र डाले रहेंगे तो आंसर बिल्कुल सही कर देंगे कि अफसाना है। तो यहाँ पर देखते हैं लाजोंती के मुसन्निफ़ कौन है? अली अब्बास हुसैनी, राजेंद्र सिंह बैदी, सआदत हसन मंटू, आले अहमद सरवर। यहाँ कट गया है। चलिए 50 में क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल 50 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह बैदी का है। राजेंद्र सिंह बैदी की तसनीफ़ है लाजोंती, जो कि एक अफसाना है। तो पता चल गया कि अफसाना है और इसके राइटर राजेंद्र सिंह बैदी है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस कवर हो गए। अच्छा सेट है, प्रैक्टिस करें आप लोग, 2 बार 3 बार 4 बार देखें और फिर इसको फाइनली आप लोग खुद इसके आंसर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। 2 बार 4 बार अगर देख ले रहे हैं तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से टकराएंगे ही, 50 में से कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे। और कंटिन्यू सारे सेट्स आप कर ले रहे हैं, 300 प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो प्रीवियस बनाया गया या फिर आगे जो बनाया जाएगा तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो दीजिए इजाज़त, और चैनल को लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है वीडियो। काफ़ी लोग देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।